अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हम सब दुआगो हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने ख़बरों को किस तरह देखा, किस तरह डिस्प्ले दिया, किस अखबार की क्या लैंग्वेज रही, किस अखबार ने किस खबर को किस तरह एंगलिंग की, वो एक नज़र डालते हैं एक पैकेज पे। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का ऐलान कर दिया। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला और तौहीन अदालत केस में राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की खबर आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत है। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम लाएंगे। वजीर इत्तलात काबीना ने कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, 1 हफ्ते तक पब्लिक करने का ऐलान। रोजनामा दुनिया ने भी इसी खबर को अहमियत दी। नवाज शरीफ वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएंगे वफाकी हुकूमत। रोजनामा जंग ने वजीर इत्तलात के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। नवाज शरीफ आएंगे नहीं, हम लाएंगे। बरतानिया के साथ कानून तकरीबन मुकम्मल है, तरमीमी फाइनेंस बिल इसी असेंबली इजलास में मंजूर कराएंगे वजीर इत्तलात। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी काबीना के खुसूसी इजलास की तलबी से मुतालिक है। मिनी बजट इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास तलब। रोजनामा नई बात ने तर्जुमान पाक फौज के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक किरदार अदा करेंगे फौजी तर्जुमान। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी राना शमीम केस से मुतालिक है। तौहीन अदालत, राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंग्लिश अखबार डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, कैबिनेट क्लियर्स हिस्टोरिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। द न्यूज की हेडलाइन स्टोरी है, नवाज विल बी ब्रॉट बैक फुआद। वफाकी वजीर इत्तलात के ही बयान को डॉन ने भी हाईलाइट किया है, नवाज वॉन्ट रिटर्न, he will brought back Fuad। The Nation की टॉप स्टोरी है, पाकिस्तान टू कोऑपरेट विद पार्टनर्स फॉर पीस इन रीजन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंडाइट राना शमीम ऑन जनवरी 7। ये थी जी अखबारात की अहम खबरें और अब नजर डालते हैं रनडाउन पे। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएंगे, चौधरी फवाद हुसैन का ऐलान। तौहीन अदालत केस, राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शरीफ फैमिली के बाद जरदारी फैमिली में भी दरारें, तहरीक कैसे चलेगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ शुरू। आज के प्रोग्राम में द न्यूज़ का इदारिया है आ ईयर ऑफ मिजरी और रोजनामा दुनिया में हबीब अकरम साहब का कालम है मियां नवाज शरीफ के नाम और टॉप ट्रेंड है ट्विटर का, हमारा चोर वापस करो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरे और शफीक के दरमियान इज़हार यकजहती है कि हम दोनों को फ्लू हुआ हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये फ्लू शकील मुझसे मुतासर हुआ है, सलमान साहब से है। अच्छा? सलमान साहब से आया हमारी तरफ। अब मैं तो टॉप ट्रेंड जो है वो क्या हमारा चोर वापस करो वो भी नहीं कह सकता कि भाई हमारी सेहत वापस करो, हमें तो आपने वो लगा दिया। आज आपने ज़ाहिर सारी खबरें देखी हैं और ये जो पैकेज बना है इसमें जो लीडें हैं मुख्तलिफ अखबारात की वो भी आपने देखी कि उसमें जिस रोज़ वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब किसी इशू पर गुफ्तगू करते हैं तो फिर अमूमन अखबारात की जो लीड होती है वो उनकी ही हम देखते हैं। और उसमें यह है कि माजी में हम देखते थे कि जो माजी में जो शफीक साहब इत्तलात के जो वज़रा होते थे उनकी लीड लगवाने के लिए PID को बाकायदा रात एडवाइस देना पड़ती थी, रिक्वेस्ट करना पड़ती थी। लेकिन इनके बयान पर जो है वो कोई अखबारात को जो है सुर्खी निकालने में कोई दिक्कत पेश नहीं थी, क्योंकि उसमें सुर्खी के अंदर जो है वो बाद में डायरेक्ट हिट करते हैं एक्चुअली। और इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका एक अक्स है माजी में चौधरी अल्ताफ हुसैन इनके जो शफीक साहब आप जानते हैं कि ताया जो गवर्नर पंजाब थे, आपको याद है कि उनकी भी इसी तरह जो है वो लीडें अखबारात के अंदर जो भी वो गुफ्तगू करता हालांकि मंजूर वट्टू साहब वज़ीर आला थे और वो राज बड़ी स्ट्रगल के बाद अखबारात के एडिटर्स को फ़ोन करके अपनी लीड लगवाने की कोशिश करते थे, लेकिन लीड जो है अब वो चौधरी अल्ताफ हुसैन की इसलिए लग जाती थी कि वो बड़ी सीधी और लगी लिपटी बात किए बगैर डायरेक्ट बात करते थे लीड। एक्चुअली इसकी एक रीज़न और भी है। देखें, चौधरी फवाद हुसैन साहब की ज़िंदगी गुजरी है सहाफ़ियों में
वो खुद टीवी प्रोग्राम्स भी करते रहे। उन्हें जो मीडिया की साइंस है ना, उसका इल्म है। उन्हें ये बात पता है कि मीडिया किस लफ्ज़ को कितनी अहमियत देता है, किस जुमले को कितनी अहमियत देता है। सो जो फवाद साहब जब भी बात कर रहे होते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि मीडिया किस बात को उचकेगा और किस बात को इग्नोर वो करेगा। देखा आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंट्रो में वो खबर दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हुसैन नकवी साहब कहते थे अगर आपको लीड ढूंढनी पड़े ना, इसका मतलब है जो जिसको प्रेस या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो उसका उस टॉपिक पे वो उससे इत्तेफाक नहीं करता या कमजोर है वो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम चूंकि मैं बेसिकली न्यूज़ रूम का आदमी हूँ, मेरी ट्रेनिंग ये हुई हुई है कि इवन आपसे भी बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं इसमें वो जुमला तलाश कर रहा होता हूँ जो मैंने अखबार में देना होता है। तन आसानी है ना, हम अपनी न्यूज़ एडिटर तन आसानी तक करता है कि यार मुझे एक बना बनाया जुमला मिल जाए, मुझे कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े। फवाद साहब का मिसाल के तौर पर आज जो जुमला है कि नहीं, आप समझते हैं कि फवाद साहब जो हैं जब बात करते हैं न्यूज रीडर के सहूलतकार होते हैं। बिल्कुल सहूलतकार होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो ना देखो, वो नकवी साहब ने कहा था कि अगर आपको उसमें हेडलाइन ढूंढनी पड़े ना, इसका मतलब है जो बात कर रहा है वो उसे इत्तेफाक नहीं करता या उसका मौकफ कमजोर है। अच्छा, ये खाली न्यूज़ एडिटर के सहूलतकार नहीं है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसको भी एक तेज जुमला चाहिए होता है, फ्लैश करने के लिए। साउंड बाइट चाहिए है ना, वो जुमला चाहिए होता है जो उसको जो अपनी स्क्रीन के ऊपर वो फ्लैश कर सके और देखने वाले जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अब मिसाल के तौर पे आज ये बड़ा पोइटिक जुमला है। देखिए, कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में जाएंगे। एक पोइटिक। फिर एक जगह उनका जुमला है कि नवाज शरीफ को हम लाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में जाएंगे। तो आसानी होती है अखबारात को चीजें वो तो उठाने ऐसे में। लगता है जैसे उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है कि लीड में इतने लफ्ज आने चाहिए और उसके मुताबिक ही बात करनी। नहीं, मेरा ख्याल है कि कहीं कोई उनके साथ ना कोई 2-3 अच्छे एडिटर भी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। नहीं, आप भी उनमें शामिल। मैं बिल्कुल मैं उनमें शामिल हूँ और मैं उनका मदा हूँ। हम तीनों इस हवाले से मदा हैं कि उन्होंने अ पार्ट ऑफ कोई सहाफ़ी वो किसके साथ वाबस्ता है या किसके साथ नहीं, वो सबके साथ दोस्ती है उनके, सबके साथ एक इसका मामला इजहार है। शफीक साहब उन्होंने प्रेस क्लब के इलेक्शन से चंद रोज पहले वो एक किताब की तकरीब रूनमाई के मौका पर लाहौर प्रेस क्लब आए, तो उस तकरीब में उन्होंने हमारे 2-3 जितने भी ग्रुप हैं वो आजम चौधरी का जिक्र किया, क्योंकि आजम चौधरी के साथ उनका एक बड़ा गहरा तल्लुक था। मोइन अजहर का जिक्र किया, मोइन अजहर के साथ भी उनका पाकिस्तान अखबार के दौर में जिक्र था, और जुवेद फरूकी जो है उनको वो उनके साथ बैठे हुए तो उनका भी जिक्र किया। यानी वो किसी एक ग्रुप की तरफ उन्होंने अपना झुकाव नहीं दिया। ऐसा मेरा आपसे गिला है, हाँ जी, आपने कहा हम 3, चौथे को भूल गए आप। हैं? आपने नहीं कहा हम नहीं, 3। नहीं। अब एक सुन लेना, मैंने क्या हम 3 किस लिए कहा कि आप 3 और मैं तो आपका हिस्सा हूँ, मैं तो नजर बट्टू हूँ आप लोगों का ना, तो वो जो नजर बट्टू साथ होता है बड़ी स्विंग की आपने। वो लट्टू घुमाया इन्होंने। हाँ। अच्छा, ऐसा कल जो फवाद साहब ने बात की और बड़ी टेक्निकल बात है कि देखे ना, शहबाज शरीफ साहब जामिन थे नवाज शरीफ साहब के कि जी वो अगर नहीं आए तो मैं जामिन हूँ। मेरा सवाल शफीक साहब ये है, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में हमने ये बात की, प्रोड्यूसर कह रहे कि रिपोर्ट है, तो वो भी ऊपर एक बैठे हुए हम पे डिक्टेटर हैं भाई, उनकी बात भी माननी पड़ती है। किसी लम्हे किसी को भी कट कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक रिपोर्ट देखते हैं जी, उसके बाद इस पे बात करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे, लाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने खुद कभी वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लेकर आएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि बरतानिया के साथ कानून पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते तो हमने बरतानिया से मामला हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को कैदियों के तबादले के तहत हम खुद लाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि ऑपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, ये अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान 3 साल से तारीखें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें और इदारे एक पेज पर ना होने के सबब सिक्योरिटी पॉलिसी तक ना बना सके। पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी में जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को मुंसलिक किया गया है। अगर मईशत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा तो मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा रहेगा। शफीक साहब, जो मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर हम अदालत में, मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, सलमान जाते हैं, हम जाके किसी चीज़ की ज़मानत देते हैं और फिर वो चीज़ वैसे नहीं होती
तो क्या हमें भी इतनी छूट मिल जाएगी कि हम दंदनाते फिरें और अदालतों को चैलेंज करते फिरें और इस सिस्टम को चैलेंज करते फिरें? देखें, आपके आगे शरीफ नहीं लगा हुआ, ना आपके आगे ज़िद्दारी लगा बड़ा हुआ, खतरनाक जुमला कह रहे हैं आप, ना बहुत खतरनाक जुमला। ना आपके आगे फजल रहमान लगा हुआ है, ना आपके आगे मैं एक ठीक है, भाई लोग लगा हुआ है, लंदन वाले भाई लोग। ठीक। तो इसलिए ना ये बड़ा ही अपना अफसोसनाक बात है कि सिलेक्टिव जस्टिस होता है। आप देखें, अगर यही काम अगर मैं आपको XYZ कर रहा होता, गरीब आदमी किसी का जामिन होता, तो उसको अभी तक कटहरे में बुला के उसको सजा दी है कि भाई अपना पेश करो जिसकी तुमने ज़मानत दी है। लेकिन ज़ाहिर है ये लाडला है, हमारा सिस्टम का लाडला है, 30-40 साल से वो रहे हैं सिस्टम, और सिस्टम में अपनी झोंकें छोड़ी हुई जो खून चूस रही हैं। और हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सिस्टम की जो उसमें अब देखें ना, ये डील पहले बात होती है, डील हो गई, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। आपने देखा गुज़श्ता 10-15 दिनों से वो डील के गुब्बारे से खत्म हो निकल गई चुकी है। वो नहीं कह रहे आपके नवाज शरीफ कब आएंगे, अब अगले साल पर डाल दिए। अच्छा, जिस तरह उन्होंने अपना तारीख डाली थी ना उसकी लॉन्ग मार्च की धरने की, कल 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 कल, और वो अब अगले साल पहुंच गई, मार्च से अप्रैल चली जाएगी। तो ये है कि अपना फिर हुकूमत को कहना पड़ा कि हम उन्हें वापस लाएंगे। अरे भाई, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप कानून आइन की बात करते हैं, तो आप 4 माह के लिए गए थे, आप आ जाएं, वापस आ जाएं, या मुस्लिम लीग नून खुद ही अखलाकी जरूरत करें वापस लेके आए। चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते, बस वो जो कानूनी मुश्किल हैं उसके पीछे अपने पड़ते हैं, और फिर अपना लंदन से आना नहीं चाहते। इसमें आज एक बाद में जिक्र करेंगे कॉलम का, और एक दोस्त ने लिखा है कॉलम क्या अबीब अकरम ने, उसमें जिक्र किया उन्होंने कि अब वो ना हशाश बिशाश घूमते फिरते हैं और उनकी सेहत जो है वो यहाँ से बेहतर है। अच्छा। अब आप बीमारी के आप बहाने गए हैं, मैं तो बहाना ही कहूँगा, वहाँ आप अपना याशी कर रहे हैं, तो कम से कम आप कोई जो अखलाकी फर्ज है वापस आए। और जामिन साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो ऐसे बयान देते हैं कि अल्लामा वाला फीस के अदालतें उनकी डिक्टेशन पे हैं। माजरत के साथ हम अदालतों का एहतराम करते हैं, जो अदालतें फैसला करें उसी पे हम करते हैं। लेकिन ये जो टोला है ना, ये जो हमारा जो VIP TIP, एक होता है VIP टोला, ये TIP टोला है। TIP से क्या मतलब? टेरिबली इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेरिबली। ये अपने आप को TIP डिक्लेयर करके ना हर चीज़ में अपना रास्ता निकालते हैं। ठीक, तो ये मेरे ख्याल इसमें कानून को, इंसाफ को और हमारी अदालतों को, हमारे निज़ाम को भी देखना चाहिए कि जो अपना सलूक आप करें ना महाजे कसाई के साथ, वही उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अगर जुर्म की नोयत वही है, बिल्कुल जुर्म की नोयत में कोई अपना एलीट या कोई गरीब आदमी को फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सलमान। ये चूँकि हबीब अकरम साहब के कालम का जिक्र हो गया है, हबीब अकरम कहते हैं कि जी बाहर बैठ कर सियासत करना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज है, और नवाज शरीफ जो हैं वो कहते हैं कि जो मुखालिफ हुकूमत मुखालिफ प्लान है, साजिश है, लंदन प्लान, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, नवाज शरीफ जो है जब लंदन जाके बैठे हैं, वो कोई खामोश तो बैठना नहीं था, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था, और वो कुछ ना कुछ करने के लिए उन्हें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत से लोग मिल गए जिनकी मदद से वो अपना एक सियासी एजेंडा जो है उसका खेलते रहते हैं। कभी कोई शोशा, कभी कोई शोशा, कभी कोई शोशा। अब वो जो बात उठाई गई है कि जी नवाज शरीफ साहब तो बात करते थे मिसाके जमहूरियत की, और उन्होंने कहा कि जी ये तो सारा हमें सबक पढ़ाया करते थे कि जी मैं बुनियादी तौर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ जानी तौर पे, और मैं पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा करूंगा। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने कहा ये जितनी खबरें आ रही हैं, चाहे वाया सरदार अयाज सादिक आ रही हैं या आप बाकी लोग आपके कह रहे हैं, इसका मतलब है आप भी किसी गेम प्लान का हिस्सा बन गए। और वो गेम प्लान क्या है? हुकूमत गिराओ तहरीक, अच्छा, और हुकूमत को चलता करो, और या किसी एक ऐसी साजिश के तहत जिसके तहत आप इक्तदार लेना चाहते हैं। तो फिर वो सारी तकरीरें कहाँ चली गई, वो सारी बातें कहाँ चली गई, वो सारे लॉलीपॉप कहाँ चले गए जो आप हमें जमहूरियत के नाम पे देते थे। बुनियादी तौर पे जो नवाज शरीफ की सियासत के तजादात है उनको उन्होंने नुमाया किया है कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो एक है और जो करते हैं वो एक है। इस तजाद के दरमियान बुनियादी तौर पे अब देखिए ना, नवाज शरीफ की, जैसे भी शफीक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के गुब्बारे में से तो हवा निकल गई है। अब खुद मुस्लिम लीग ही इतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और बल्कि सही कहा वो हमारे दोस्त हसान खाबर साहब ने कि जब नवाज शरीफ की वापसी की खबरें आती हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी तो शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को लगती है, क्योंकि उनको लगता ही है कि जनाब अगर वो आएंगे तो फिर ड्राइविंग सीट के ऊपर वो बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता था कि ये जो खानदान के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली विरासत की लड़ाई है, और उसी लड़ाई के तनाजुर में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के ऑप्शन क्या है
अब फवाद साहब ने जो बात की है, ये बात हर बंदा कर रहा था कि जनाब ये क्या वजह है कि अदालतें भी, यानी देखिए हुकूमत अब एक तरफ अदालतें भी शहबाज शरीफ साहब से पूछना गवारा नहीं करती कि भाई जो आपने जमानत दी थी उसका क्या बना है। तो अब वक्त आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब को भी कटहरे में लाया जाए और पूछा जाए कि जी नवाज शरीफ साहब को वापसी का शेड्यूल दें। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि वो बीमार है, उनकी जो लंदन की सरगर्मियां है वो तो जाहिर कुछ और करती हैं, वो तो बताती हैं कि हशाश बशाश है। और जैसे जरदारी साहब जो है, जब उनको अदालत बुलाती है तो वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, जब वो सियासी सरगर्मियां होते हैं तो बड़े शान शौकत के साथ अपने दोनों बाजू लहराते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बीमारी है ये भी एक सियासी बीमारी बन चुकी है। और इस सियासी बीमारी चाहे वो पाकिस्तान में बैठ के जरदारी साहब करें या लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब करें, मकसद यह है कि किसी तरीके से इन बीमारियों को भी और इस तमाम मामलात को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, अपने आप को मजलूम बनाया जाए और मीडिया में खास तौर पे अपने आप को इंटैक्ट रखा जाए। तो नवाज शरीफ साहब इस लिहाज से जरूर कामयाब है कि उन्होंने अपने आप को मीडिया में इंटैक्ट रखा हुआ है अपने सहाफती दोस्तों की मदद। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, जैसे फवाद साहब ने कहा कि जी हम अदालत में जाएंगे, जामिन शबा मुहतात लफ्ज़ों में मैं चाह रहा हूँ आप इस पे कीजिएगा कि ये हुकूमत तो जाएगी तो अदालत का अपना भी तो काम है ना कि जमानत तो अदालत में दी गई है। देखिए जी, अदालत ने तो नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्ते का टाइम दिया था कि वो 4 हफ्तों के लिए जो है वो बरतानिया जा सकते हैं और अपना इलाज करवा के वो वापस आए। इलाज तो जो है वो 1.5 साल हो चुका है, इलाज की तरफ तो नवाज शरीफ साहब गए नहीं। दरअसल शफीक साहब, असल मामला ये है कि हमारे जो पाकिस्तान से जो ब्लैक मनी के ज़रिए, जो करप्शन के ज़रिए नजायज़ जो दौलत कमाई जाती है, उसको जो है उसके लिए भी बरतानिया जो है वो एक महफूज जो है मुल्क तस्वर किया जाता है वहाँ सरमायाकारी के लिए, जहाँ से जो है ज़्यादा इस तरह की नजायज़ कमाई जो है उसको वहाँ पर ही इन्वेस्ट किया जाता है। और इसी तरह हमारे जो सियासी बीमार हैं और हमारे जो मफरूर हैं सियासी या जिन जो सजा याफ्ता हैं, उनके लिए भी बरतानिया जो है एक बड़ी महफूज एक पनाहगाह ये हमेशा से रही है। और अब भी सबसे ज़्यादा जो मफरूर आप देखें, अदालतों के मफरूर देखें, सजा याफ्ता आप देखें, तो वहाँ पर आपको लंदन में ही क़याम पजीर नजर आएंगे। असल इसमें मसला ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुल्ज़मान और कैदियों के तबादले का अभी कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन इस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है, जिसका इजहार हमारे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इसमें काफ़ी जो है वो पेशरफ जो है वो अब नज़र आ रही है। और यकीनन इस पेशरफ्त के साथ साथ अदालतों को भी जो है इस सारे मामले का जो है वो नोटिस लेना चाहिए और उन्हें वापस लेने के लिए अदालत की तरफ से भी इकदाम होने चाहिए। साहब, जैसे सलमान साहब ने हिंट किया कि ये इनके वोट को इज्जत दो, जमहूरियत का लंबरदार, बला बला बला, इस किस्म के नारे वो कहाँ गए? ये हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की कोशिशें क्यों करते हैं? शफीक साहब, अगर हम तीनों सहाफ़त के और सियासत के तालिब इल्म में चारों कहते हैं, 4 हैं हमें। अच्छा, मैं यार में हो आप प्लीज एक वंस फॉर ऑल एक बात समझ लें। जब मैं कहता हूँ हम तीनों, तो मैं आपका हिस्सा हूँ, आप तीनों का ना, तो मैं इसलिए, मैं तो नजर बट्टू में इसलिए अपने आप को कहता हूँ। तो अगर हम चारों हम तीनों ही थे, चौथा तो बाद में है। सही बात है, पैराट्रूपर। अच्छा देखें, नवाज साहब की अगर सियासी हिस्ट्री उठाएं, जब वो आगाज हुआ मोहम्मद खान जुनेजो से शुरू हो जाए, उन्होंने जुनेजो हुकूमत को डिच किया, ठीक है, फिदा मोहम्मद खान को डिच किया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, उनकी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ तो साजिशें की। और क्या कहते हैं, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने पैसे लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, फिर 2 दफ़ा लेके आए, 2 दफ़ा यानी उनकी हुकूमत गए। तीसरी दफ़ा एक जमहूरी वज़ीर आज़म के खिलाफ काला कोट पहन के खुद अदालतों में चले गए, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ डील की, जनरल मुशर्रफ के साथ डील की, इसहाक खान के साथ डील की, लगारी के साथ मिलकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराई। तो नवाज शरीफ साहब का जो माजी है वो जमहूरियत के ऊपर खुदकश हमला आवर के तौर पे जाना जाता है। अब वो जो ये कहते हैं कि मैं जमहूरियत और मैं इनकलाब लेके आऊँगा और मैं ये लेके आऊँगा, मैं वो जो शख्स
एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत में पेश होके उस हुकूमत को गिराने के लिए बतौर वकील खड़े होकर दलाइल दे रहे थे। वो मुझे हैरानगी होती है कि वो किस मुंह से अपने आप को जमहूरियत के ये लोग चैंपियन कहते हैं, किस मुंह से ये अपने आप को कहते हैं कि हम जो ये कहते हैं हम इदारों इस से टकराव करेंगे और इदारों को नहीं मानते। सारी जिंदगी एक क्या जब ये वजीरे वो बने, कौन से वजीर बने थे ज़िया-उल हक साहब के दौर में, तो जिस तरह बने और जो अंदाज इन्होंने अपनाया, क्या वो ढका छुपा है? क्या नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह जुडिशरी के अंदर रिश्वत को आम किया, ब्रीफ केस दे के कौन किसको भेजा जाता रहा, फौज में तकसीम करने फौज में तकसीम, गाड़ियां किसकी चाबियां किसको भेजी गई। तो ये एक बस ड्रामा है। और ये हबीब अकरम की बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो कौमी खेल है कि ये जो खेल वो खेल रहे हैं ये कौमी मुफाद में नहीं है। मैं एक आपको ना राना तनवीर साहब का शॉर्ट सुनाता हूँ, उससे आप लोगों को, हम चारों को क्लियर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून उनकी वापसी के हवाले से क्या सोचिए। राना तनवीर साहब ने गनीदा फारूकी के प्रोग्राम में क्या कहा, सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल यकीनी तौर पे ज़ेर गौर चीज़ है और उस पर वो सोच विचार हो रही है, लेकिन फाइनल फैसला ये क्या वो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उन्होंने खुद ही बनाना है, उसको वही अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पे आने से पहले वो पार्टी को इत्मीनान में लेंगे। और अभी तक पार्टी के प्लेटफॉर्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसको हम कह सकें कि कोई डिस्कशन के बाद या कोई फैसला साजी के मरले पे है। क्योंकि मियाँ साहब ये बात करते हैं कि मैंने पाकिस्तान जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, तो शायद उससे उनको अंदाजा हो, लेकिन अभी तक पार्टी की सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं आपको बिल्कुल ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि वो कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ पार्टी की सतह पे। जब फैसला होगा तो यकीनी तौर पे पार्टी की सतह पे भी ये बात आएगी। जब फैसला होगा तो अभी वो उनके इस बात से जरा एक जुमला सुने, वो कहते हैं कि जब ये फैसला होगा तो पार्टी को पता, यानी कि पार्टी इस बात से बिल्कुल अनअवेयर है। राना साहब देखिए, एक मुजरिम और एक कंडम प्रिजनर जो मुल्क से बाहर है उसको 4 माह के लिए अपना भेजा गया, अभी वहाँ वो टिक गए। अब देखें ये तो हमारा सिस्टम, हमारी अदालतें वो भी उसका नोटिस लें, खुद नोटिस लें कि उनको लेके आएँ। हुकूमत तो कोशिशें कर रही है, लेकिन हमारे निज़ाम इंसाफ का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद भी कोई एक्शन लें। और फिर सबसे बड़ी बात जो उनका जामिन, जब ये इनको इजाज़त दी गई थी ना, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था, हाई कोर्ट में, सुबह से शाम तक मौजूद था, और वो 50 रुपए के अपना स्टाम्प पेपर उनको इजाज़त दे दी गई। और ये शहबाज शरीफ ने मेरे सामने कहा था, मिलाड अगर नहीं आएंगे मैं जिम्मेदार हूँगा। एक तो वकील के लिखे दिया ना, वो जज्बाती आदमी है ना, तो उन्होंने हाथ उठा के मैं अपना इंतजाम मैं जवाब दूंगा। अब वो कहाँ गए? ये उनके बयान भी वही सब कुछ मौजूद हैं, अदालतें ही मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अगर अपने इंसाफ ये उधर नज़र आना, ये दिखाना है ना कि इंसाफ सबके लिए, और इंसाफ को तराजू सबके लिए, चाहे उसमें शीदा मीदा हो या कोई ऊपर एलीट हो, तो उसके लिए ना ये हमारे निज़ाम इंसाफ को, हमारी अदालतों को भी इंसाफ दिखता नज़र आने के लिए खुद नोटिस लेना चाहिए। और उसको कम से कम शहबाज शरीफ को कटहरे में बुलाएंगे, भाई आपने जामिन थे, आपने क्या किया? गरीब आदमी का जामिन होता है तो उसका जायदाद जब्त कर लेते हैं, सब कुछ हो गया, उसको अपने अंदर कर देते हैं। और जहाँ ये एलीट अगर बंदा आ जाए उसके लिए सब रास्ते खुले। राजा आमिराबाद साहब लाइन पे है, वो कहते हैं मैंने कोर्ट में पेश होना है, तो मैं उनसे बात करना। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम अभी ये बात कर रहे थे कि फवाद साहब ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अदालत में जाएंगे क्योंकि वो जामिन थे। अच्छा सर, जाना एक चीज़ है, तो अदालतों को खुद इस पे सर क्या तरीक़ेकार होता है कि अगर कोई बंदा जमानत दे और वो जमानत पूरी ना हो तो फिर अदालतें खुद ब खुद उस जामिन को तलब करती हैं? क्या तरीक़ेकार होता है सर? देखिए, इसमें तरीक़ेकार यह होता है कि जब कोई जामिन होता है और वो बेल को जंप कर जाता है, तो जब वो जंप कर जाता है तो ऐसी सूरत में उसको बुला लिया जाता है और उसे नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना वो जमानत का जो अमाउंट होता है, जो रखी होती है, उसको फोरफीट ना कर लिया जाए, बाकी सरकार जब्त ना करें कि आपकी ये ड्यूटी थी कि आपने जमानत दी थी। कि इसका पर्पस क्या है? पर्पस समझने का है। जमानत का लफ्ज ही आप देखिए तो जमानत का मतलब है कि मैं गारंटी देता हूं कि ये आएगा। तो जब वो नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ये होगी कि नवाज शरीफ साहब जमानत पर तो थे, लेकिन वो जमानत पर जिस केस में थे वो केस उनकी अपीलें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
वो अपीलें तो डिसमिस हो गई हैं, ठीक है, तो जमानत उसके साथ साथ खत्म हो जाती है। नवाज शरीफ टेक्निकल बात बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा राय साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम समेत जो सहाफ़ी हैं उन पे 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करनी है। कल जो कोर्ट में हुआ और जिस तरह कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब से पूछा कि अंसारी साहब आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो जो किया इनसे पूछ के किया था, अब ये भूल रहे हैं। अब ये जो जुमला है कि ये शायद भूल गए हैं, इसका मतलब है कि अब बात वो इसमें चली गई कि जी मैं सही हूं या राना शमीम सही है। देखिए, बात इसमें कैसे जा सकती है, अभी तो जब चार्ज फ्रेम होगा तो इसका मतलब है ट्रायल हो जाएगा, उसमें आप एविडेंस भी ला सकते हैं। तो अगर इनके पास व्हाट्सएप कॉल्स हैं, मैसेज हैं और बाकी चीजें हैं, क्योंकि राना शमीम ने, हम देख रहे थे कि बाहर जाके सहाफियों से बात करते हुए कहा, हाँ जी मेरी बात हुई थी कोई टूटी फूटी सी। व्हाट इज दिस, टूटी फूटी सी बात हुई थी? यकीनी तौर पे आपके बात हुई आपके पास, और अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर सहाफी हैं, वो यकीनन उन्होंने ये जो बात की है तो इसमें, लेकिन बात ये नहीं है वहां पे कि जनाब पूछ के की थी या नहीं। बात ये है कि हर कोई चीज ऐसी जो आपके पास आए, कोई एफिडेविट आए, तो क्या आप उसको छाप देंगे अगर उससे आपकी अदालतें रेडिक्यूल हो रही हैं, उसके खिलाफ उसका आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या उसके खिलाफ अवाम में ये तासुर जाता है कि जी अदारों के खिलाफ आप उनको तस्दीक हो रही है, तो चाहे वो एफिडेविट आया भी है तो ऐसी सूरत में आप उसको छाप नहीं सकते। तो ये वो रेड लाइन है आपके आइन में, आर्टिकल 9 में, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, वहां ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। तो वो रेड लाइंस मौजूद हैं, वो लिमिटेशंस मौजूद हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जाता। और ये नहीं, राय साहब बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, जो राय साहब बात कह रहे हैं कि सहाफ़ी की क्या जिम्मेदारी है, एक मैं कहता हूँ एफिडेविट भी आ गया आपके पास, तो एफिडेविट के अंदर जो मवाद मौजूद है, कंटेंट मौजूद है, उसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए क्या सहाफ़ी को, और एक और बारीक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है और कीचड़ उछाली जा रही है उसका वर्शन लेना लाजमी है या नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अगर आप इस सारे मुकदमे को देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर अब चीज़ें सामने आ रही हैं शफीक साहब कि ये एक इदारे को टारगेट किया गया है, और एक बड़ी साजिश के साथ, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ जो लंदन में बैठ के तैयार हुई। इसका मतलब इदारों को दबाव में लाना था, अपना एजेंडा मुसल्लत करना था, कुछ किरदारों को मुतनाज़ा बनाना था और उससे अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने थे। अब आप इसकी प्रोसीडिंग देखें, कल भी मैं प्रोसीडिंग देख रहा था, लतीफ़ आफरीदी साहब किस तरह से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, हाँ। जो अपना राना शमीम साहब है वो किस तरह से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, आमिर गौरी साहब का अंदाज देखिए, अंसार अब्बासी साहब का अंदाज देखिए, अंसार अब्बासी सारा मलबा उन पे डाल रहे हैं, वो सारा मलबा इन पे डाल रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है ये पूरा खेल जो है वो एक बड़ी प्री प्लान जिसे कहते हैं ना, प्री प्लानिंग हुआ है। लेकिन चीजें बाज़ों का जब आप प्लानिंग के साथ आते हैं ना तो कुछ चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। अब ये जिस अंदाज से फिर मीडिया में इसकी जितनी हाइप क्रिएट की गई वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था, यानी इधर से ये चीजें आनी थी, उधर से जो मीडिया ब्रिगेड है उसने ऐसा हमला आवर हुआ कि जैसे पता नहीं कोई चीज क्या बरामद हो गई है। अब इसकी सेहत के ऊपर इतने सवालात उठ गए हैं जो सवाल मजीद नए सवालों को जन्म दे रहे हैं। आपने जो सवाल किया, देखिए एक जर्नलिस्ट जो है वो मफरूजों की बुनियाद के ऊपर नहीं चलता, वो जब कोई चीज फाइल करता है तो हमारे जो एडिटर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बुनियादी तालीम दी जाती थी वो ये थी कि जब तक आपके पास मुकम्मल एविडेंस ना हो, मसलन आप वो कहते हैं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, पहले उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ फोन पे बात हुई थी, अब वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास उनके मैसेजेस हैं। राना शमीम साहब कहते हैं नहीं जी मेरी तो टूटी फूटी बात हुई है, जैसे अभी इन्होंने कहा। इसका मतलब है ये सारा खेल जो है इसमें होमवर्क कोई नहीं था, और अगर होमवर्क था तो होमवर्क ये था कि बस किसी को टारगेट करना है, मुतराजा बनाना है। अब ये फर्द जुर्म लग जाएगी, और फर्द जुर्म लगने के बाद यहां पर यह भी हुआ, लतीफ़ आफरीदी साहब कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है। यानी अब आप उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सारा खेल अब बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है, और इसका नतीजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम इदारों को टारगेट करके अपनी मर्जी का नतीजा निकालेंगे, लेकिन इसमें अब वो कामयाब नजर नहीं आ रहे। खालिद साहब, वो जैसे कल कहा गया कि जी उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है और भूल जाते हैं, तो ये जो
3 साल ज़मीर भूला रहा, वो बीच में वो कुंभ के मेले में 3 साल बाद मिल गया लंदन में जाके। तो अब आप समझते हैं कि ये जो साजिश है ये तो अब एक्सपोज होती जा रही है। ये राणा साहब असल में ये सारी जो ज़रूरत पड़ी है सारे मसले की, वो तो ज़ाहिर है 3 साल बाद जब एक कैंपेन बनाई गई है अदलिया के ख़िलाफ़, और उस हवाले से जिस तरह ऑडियो जस्टिस साकिब नसार की आई और जो जज अरशद मलिक की जो वीडियो आई और जिस तरह केस बनाने की कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब के केस में, तो उस वजह से अब ज़रूरत जो है उसी तसलसल में ही राणा शमीम का एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो इवन फील्ड जो उनका दफ्तर है एवन फील्ड, वहाँ पर जो है वहाँ पर नोटराइज किया गया, उनके सामने ये सारी चीज़ें जो है तैयार हुई। और जो सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर लीक किसने किया? राणा शमीम अगर नहीं मान रहे तो किसने लीक किया? तो लीक तो फिर वहाँ से हुआ जहाँ ये तैयार हुआ था। और उसमें अदालत ने भी देखिए कि चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने भी ये वादे तौर पर कहा कि ये जो बयानिया तैयार किया गया है इससे साबित करने की कोशिश की गई है कि अदालत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो अदालत में ये मुल्ज़मान जो हैं ये क्लैरिटी के साथ जो है अपना दफा करने में ये नाकाम रहे हैं, जिस वजह से अब अदालत ने फैसला किया है कि फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। और उसमें राणा शमीम साहब ने तो अब एक और मौक़िफ़ ले लिया कि सारा मुद्दा जो है वो अंसार अब्बासी साहब पर डाल दिया है। तो इस तरह जो है वो अदालत को मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसके लिए 7 जनवरी की डेट जो है। राणा साहब मसला पता है क्या है? ये जो मुस्लिम लीग न्यूज़ की पूरी हिस्ट्री देख लें, वो एक टर्म यूज़ होती है प्लेइंग टू द गैलरी। वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ये ऐसे शोशे छोड़ते हैं। आप थड़े में देख लें, किसी कॉफ़ी हाउस में देख लें, कई दिन यही डिस्कस हो रहा है जो कि ये इनकी प्लानिंग है, मीडिया प्लानिंग है, ये चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं और ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि पूरा इसके पीछे चल पड़ते हैं। और दूसरा वाला जो है ना, वो अपना 7 से 12 जो चाट मसाला हमारे शो चलते हैं, सब एक ही लाइन पे आए थे। ये जो है ना वो जाहिर है ऐसा वो इशू क्रिएट कर देता है, जैसे हमने कहा ऐसी बाइट क्रिएट कर देते हैं कि हर बंदा उस पर डिस्कस करता है। ना ये अदालतों में चीज़ें लेके जाते हैं, ना किसी और जो इंसाफ के फोरम में चीज़ें लेके जाते हैं। ये सिर्फ ना अपना आवाम को कंफ्यूज करने के लिए अपने जो मीडिया ब्रिगेड इनके लोग हैं उनको अपना ये अपना पूरी प्लानिंग के साथ। मेरी बात सुने, फिर देखें न्यूसेंस होती है ना, आप मैं सब हम न्यूसेंस पे जाते हैं और जितने भी अपना आपके चैनल्स हैं, जितने अखबारात हैं, जितने कॉलमिस्ट हैं, उसी को ट्रो करते हैं हर हफ्ते हर माह। आप देख लें, मैं इसको टेक्नोलॉजी और इवन इनकी देख रहा था, हर माह हर 15 दिन बाद एक नया इशू खड़ा कर देते हैं और मीडिया इसके पीछे पड़ जाता है और उसमें हकीकत कुछ नहीं होती। 15 दिन बाद वो डिफ्यूज हो जाता है, फिर नया इशू आ जाता है। इसमें क्योंकि ये काम अदालत का है, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अदालत को चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करे और इसमें जो भी मुलव्वस है, जिसने इसको मिसयूज किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है। मैं एक सवाल पूछा था आपसे, ये जो भी इन्होंने शफीक साहब ने कहा ना कि 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, अगर आप इन 7 से 11 बजे तक के एजेंडे देखें और जिस एजेंडे के तहत इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसके अंदर से एक वो नैरेटिव निकाला जाता है जो वो चाह रहे होते हैं पीछे बैठे हुए अदाकार या हिदायतकार जो है, तो हम तो फिर उसका मतलब है उस एजेंडे को पूरा का पूरा टो कर रहे होते हैं। देखिए, बात ये कि हम साफ़ी लोग बहुत सारे इश्यूज खुद बनाते और उसके लिए प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे शफीक अवान ने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है किसी दौर में। हम आईजी की जो खुली कचहरी होती थी, वहाँ जाके जो दरख्वास्तें दी जाती थी ना आईजी को मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ, वो उठा लाते थे और वो सारी खबरें होती थी। ज़ैर शाह साहब ने मुझे सिखाया था कि आप वहाँ से वो उठवा लें एप्लीकेशन और वो सब खबरें, उसमें सब की शिकायतें होती हैं। लेकिन उन शिकायतों में भी हम इस बात को मद्देनज़र रखते थे कि इस शिकायत के अंदर, मिसाल के तौर पे वो वज़ीर आला का कहते हैं कि जी उन्होंने मेरा पानी रोक दिया, तो अब मैं खाली उस दरख्वास्त के ऊपर खबर नहीं बना सकता। मुझे वज़ीर आला, क्योंकि ये एक सेंसिटिव ओहदा है, सेंसिटिव एक ऑफिस बेरर हैं वो, उनका जब तक वर्शन नहीं लूँगा मैं वो नहीं छाप सकता वन साइडेड स्टोरी। तो अंसार अब्बासी साहब एक सीजनल जर्नलिस्ट हैं और उनके तजिए, उनकी खबरें, उनके कालम बड़े, मैं उनका फ़ैन हूँ। लेकिन यहाँ पे वो गलत खेल गए और अब गलत खेलने का नतीजा ये हुआ है कि अब अदालत में वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। वो कहते हैं जी इन्होंने मुझे दिया, वो कहते हैं नहीं जी इन्होंने मुझे दिया, जो इस बात की अलामत है कि दाल में कुछ काला है,
दोनों जानिब से, जो दोनों ओन नहीं कर रहे, वो तो लिफाफा खोलते हुए ओन नहीं कर नहीं कर रहे रहे थे, आपको याद हाँ, है? वो जब मोजिज जज साहब ने कहा कि लिफाफा खोलें तो उनके वकील ने कहा जी मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इसको, यानी कि जैसे उसके अंदर कोई बम था। उसकी रीजन क्या थी कि हो सकता था कि उसमें से खाली पेपर निकल आता, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता था कि खाली पेपर निकल आता और वो जो सर्वमोहर वो लिफाफा था वो एक फेक जाली डॉक्यूमेंट साबित हो जाता है। सिर्फ अंसार अब्बासी साहब सिर्फ गलत नहीं खेले, बल्कि वो किसी के हाथ में जो है वो असल बात तो ये है ना जी, असल बात इस्तेमाल ये है। हुए हैं, वो इसने तो खोलकर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम आएंगे कि शरीफ फैमिली के बाद जरदारी फैमिली में भी दराड़ें हैं और लाहौर में जो 5 जनवरी से तहरीक चलाने का ऐलान हो रहा है वो चल भी सकेगी नहीं, और नहीं चल सकेगी तो क्यों नहीं चल सकेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे बात करते हैं। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए। जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे एक रोज़नामा पाकिस्तान में हमारे एक रिपोर्टर हैं शहजाद मलिक साहब, उनकी एक स्टोरी छपी है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तंजीम ही अभी मुकम्मल नहीं है लाहौर की, तो बिलावल लाहौर से कैसे तहरीक चला सकते हैं। और वो कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी इत्तलात का तकर्रुर हुआ है अभी, और बाकी ओहदे जो है खाली, ये भी 2 दिन पहले हुआ है। और जो ये तय किया गया था कि यूसी की सतह पे दफातर खोले जाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि शफीक साहब मैं आपसे करूंगा इस पे एक और पोर्शन पे बात, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो खालिद साहब पीपल्स पार्टी की तो तंजीम ही मुकम्मल नहीं है। देखिए राणा साहब के 2 रोज़ पहले तो जनरल सेक्रेटरी लाहौर के जो हैं उनका तकर्रुर हुआ, और सेक्रेटरी इत्तलात जो है लाहौर की फ़ायज़ा मलिक बनाया गया उनका तकर्रुर हुआ। तो उसके साथ ही हुआ ये है कि लाहौर की जो तंजीम 2-3 लोगों पर मुश्तमिल है, ये ऐलान करने से पहले बिलावल साहब ने शायद उनसे भी मुशावरत नहीं की, और मेरी इत्तला के मुताबिक उनसे बात की नहीं, और ख़ुद ही इतनी बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट होगी। रात मेरी पीपल्स पार्टी लाहौर के जो सदर हैं असलम गिल, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था, वो नडेरों से वापस आ रहे थे, मोटरवे पर थे, तो मैंने कहा बिलावल साहब ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, तो आप फिर लाहौर में क्या सोच रहे हैं, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, को बड़ा जलसा कर रहे हैं, यहाँ से तो मूवमेंट शुरू करेंगे। तो वो कहने लगे कि हम तजवीज़ दे रहे हैं कि वाने इकबाल में जो है अब वो सालगिरह की एक तकरीब जो है वो रख ली जाए। मैंने कहा गिल साहब कि ये तो वो मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं, वाने इकबाल से तो मूवमेंट नहीं चलेगी। तो इस तरह भी लाहौर की क़यादत को भी इत्माद में लिए बगैर बिलावल साहब ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन अब हो सकता है कि NA 133 में कुछ जलसा करें या बिलावल हाउस में कुछ जलसा करें, वो पूरे पंजाब की शफीक साहब, पूरे पाकिस्तान की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है
उसका इजलास जो है जिसमें ये फैसला किया जाना था, वो तो 5 जनवरी को लाहौर में तलब किया है उन्होंने तहरीक चलाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो इजलास बुला रहे हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उससे शायद वो तहरीक जो है शुरू करना चाहिए। ठीक है शफीक साहब, कल हमने डिस्कस किया था कि बिलावल साहब कहते हैं कि हमारी तो डील अवाम के साथ है, जरदारी साहब कहते हैं कि मेरी डील कहीं और हो रही है। तो अब पीपल्स पार्टी में भी 2 बयानिए सामने आ गए हैं और ऐसा लगता है कि बाप बेटे के अंदर सियासी जो खलीज है वो बढ़ रही है। बिल्कुल राणा साहब, जैसे खालिद साहब ने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो बंद कमरों में या बंद हालों में या बिलावल हाउस की ऊंची दीवारों के अंदर अपना एक्टिविटी कर रही, जलसे कर रही। ये अलमिया उस पार्टी का जिसके लीडर थे भुट्टो, जिसके लीडर थे बेनज़ीर भुट्टो। अब वो आ गए उसके अंदर कि जी हम अपना यानी पीपल्स पार्टी एक एनजीओ बनती जा रही है। एनजीओ अपने सेमिनार जलसे वाले करते हैं ना अंदर हाल के अंदर, ताकि उनको ज़रूरत नहीं होती। अब जहाँ हमारी सियासी जमहूरी पार्टी का ये हाल होगा कि वो अपना फवाद साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जरदारी ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया और हम इस हक में हैं कि किसी भी जो सियासी जमात उसको पंपना चाहिए। अब देखें, अब बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि पहले हम जिक्र करते थे कि शरीफ फैमिली में इख्तलाफात, शहबाज, नवाज, हमजा, मरियम। अब ये जो मेरा हाल है, जो इनका प्यार है अपने सौतेले रिश्तेदारों से, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब का, वो अब यहाँ भी इनमें भी शरायत कर गया है, यानी एक वायरस इनमें भी आ गया है। अब बिलावल जो है वो नई सोच के हमेले, वो नए अपना एजेंडा वो अपना कराना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, और जरदारी साहब वही पुराने सियासतदान हैं, बिल्कुल जोड़ तोड़ साजिशें, उसको पकड़ लो उसको। देखो ना, इससे बड़ा जुल्म क्या है कि उन्होंने अपना जो बेनज़ीर की जो वसीयत थी उसमें जिन्होंने अपना कातिल कहा था उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये जो अपना ये कर रहे हैं कि हम अपना बिलावल और दोनों मुख्तलिफ समतों में चल पड़े हैं। तो आप देखें, अब ये जो मीडिया ब्रिगेड है, पहले नहीं इस पे नहीं आएगा, इस बात पे नहीं आएगा कि भाई इसको डिस्कस करें कि एक बड़ी पार्टी जो वो श्रिंक होकर अपना हालों में चली गई है और अपना जरदारी साहब और बिलावल इनके इख्तलाफात आपस में हो गए, इसको भी हाईलाइट करें ना, इसको नहीं करेंगे। और देखें, अगर ये इख्तलाफात इसी तरह रहे तो मुझे लगता है कि बिलावल कभी ना बड़ा नहीं हो सकेगा, वो अपने बाप के साई में रहेगा। और जो अपना जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो बाप के को टो करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ते, देखिए हमारी जो नहीं हमारी नई जो जनरेशन है ना वो हमसे बेहतर आगे सोचती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह ये छोटे अपना उसके बोर्ड का दख्त जरदारी बोर्ड के नीचे रहे तो इनके ना घास उगेगी, ना इनके पत्ते खिलेंगे, ना इनकी कलियाँ, ना फूल, तो आप भूल जाए ना। बिल्कुल ठीक है। सलमान, जो हम बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर की तो तंजीम ही नहीं है, तो तहरीक चलाने का जो है बिलावल साहब ने ये तहरीक जो है ये हुकूमत के खिलाफ चलानी है या पीपल्स पार्टी लाहौर के ओहदेदारों के खिलाफ चलानी है? हमारे सियासतदानों का डायलेमा ये है कि वो सियासी शगुफे और सियासी लतीफ़े जो है वो बहुत पेश करते हैं। अब मुझे बताइए, कभी कोई पार्टी, शफीक साहब, जब तहरीक चलाती है तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखती है कि उसकी किस एरिया में है। पीपल्स पार्टी की तो बड़ी मेजर स्ट्रेंथ है इंटीरियर सिंध के अंदर, तो तहरीक तो चलनी चाहिए थी सिंध से, और लाड़काना से तहरीक का आगाज़ करते, क्योंकि महंगाई तो वहाँ पर भी है, पसमानदगी तो वहाँ पर भी है, स्कूलों और अस्पतालों की हालत ज़ार वहाँ पर भी बहुत बुरी है, साफ़ पानी का मसला तो वहाँ पर भी है। तो फिर जरा अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करके फिर एक मुल्कगीर तहरीक की तरफ चलें। अब आप वहाँ से रहें जहाँ आपकी पार्टी का वजूद जो है वो ना होने के बराबर है, तंजीम साजी आपकी ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि वो कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहती जिसका मकसद हुकूमत को गिराना है। उसकी वजह यह है कि अगर मरकजी हुकूमत गिरेगी तो फिर सूबाई हुकूमत जो उनकी वहां पे सिंध में है उसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो इसलिए वो तो चाहते हैं 2023 के अंदर इलेक्शन हो, इसलिए पीपल्स पार्टी के अंदर ये शगुफे जो है वो छोड़ते रहेंगे, कभी जरदारी छोड़ेंगे, कभी बिलावल साहब छोड़ेंगे। तहरीक चलाना उनका मसला नहीं है, वो सिर्फ रखना चाहते हैं। साहब, हम ना अक्सर जिक्र करते हैं NA 133 को हमने पैमाना बना लिए, या जो एक अपना वहाँ खानेवाल में इलेक्शन उसको पैमाना बना लिए। हम खुद इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं और मीडिया पे आता रहा कि उन्होंने वोट खरीदे हैं। उसको देखें, नोट और वोट में फ़र्क है। पीपल्स पार्टी अब वोट से हटकर नोट पे आ गई है, तो उसको पैमाना ना बनाएं। जो अवाम की जो नब्ज़ है, अवाम जो फैसला करते हैं वो और होता है। तो आप अपने हमने क्यों इसको नोट को वोट पे तरजीह दी, हमने क्यों नोट से वोट पे तरजीह दी? मैं भी आपसे एक ना सवाल इसी हवाले से करना चाहता हूँ, जिस तरह शफीक साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछा कि हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जब बात करते हैं तो वो बिलावल के साथ हमेशा आसफा भुट्टो का नाम भी लेते हैं। लेकिन आसफा भुट्टो इतने सालों से उनके नाम लेने के बावजूद सियासी मंजर से गायब क्यों हैं? देखें, जब पिछले दिनों PDM में दोनों क्या नाम है
बहन भाई इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और ये दोनों शेर व शक्कर होते थे, तो मरियम साहिबा थोड़ा सा पीडीएम में ऊपर नजर आना शुरू हो गई थी। तो आपको याद होगा कि सियालकोट का जलसा था, मुल्तान के जलसे में मरियम साहिबा का खिताब था और फिर आसफा का भी था। आसफा बीबी बिलावल कोविड की वजह से नहीं आ सकती, सो व्हाट जो भी था, बिलावल को कोविड को, उन्हें कोविड नहीं हुआ था, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये कोविड भी हमारे सियासी बुखार होते हैं, जैसे मरियम साहिबा को हो गया था 15 दिन, वो चुप हो गई थी, फिर शहबाज शरीफ साहब को हो गया था, फिर वो 15 दिन चुप हो गए थे, ऐसे बिलावल साहब को हुआ था, वो चुप हो गए थे। और हुआ क्या, वो एक टेस्टर था अवाम के लिए नब्ज के ऊपर के क्या रद्द अमल आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मरियम साहिबा, जाहिर है अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत एक जिसे कहते हैं एक बड़ा डायनेमिक शख्सियत बनाया है, और उनका वहाँ पे जादू चल रहा था। और जब आसफा आई तो आसफा टिपिकल बेनज़ीर भुट्टो स्टाइल में थी, उनके चेहरे पे वही मासूमियत सी, सादगी सी थी, उसी तरह उन्होंने वो शाल लपेटी हुई थी, उसी तरह वो टूटे फूटे लफ्जों में बात कर रहे थे, लेकिन फीडबैक बड़ा खौफनाक था। मैंने जियालों को, मैंने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की आंखों में आंसू देखे उस दिन जब आसफा बोली। सो वो एक टेस्टर था ये देखने के लिए कि आसफा का रद्द अमल क्या आता है, और वो रद्द अमल बिलावल भुट्टो से कई गुना ज्यादा है। जिसके बाद एक बार फिर वो जो शफीक अवान ने कह के जबरदस्ती कह के मुझे ये डलवाया ना कि पीपल्स पार्टी में भी दराड़े, असल दराड़े ये है, असल दराड़े ये है कि जो आसफा और बिलावल के साथ वही मामला लग रहा है। अल्लाह दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो मुर्तजा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अंदर लेगेसी का हुआ था। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि आसफा किसी वक्त भी एंट्री करेंगी। राना साहब उसमें देखें, जरदारी साहब जो खबरें आ रही हैं, जावेद फुर्की साहब बड़े पुराने पीपल्स पार्टी को कवर कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आसफा पीछे क्यों चली गई है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो से खौफजदा है, और उन्होंने कहा अब जरदारी साहब आसफा को लॉन्च करेंगे, यानी आपके फैमिली के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं ना, अब जरदारी साहब लॉन्च करेंगे उसको, आसफा भुट्टो को, उसको जो लोगों को रिस्पांस मिला उन्होंने देखा है, और ये जलसे और ये मौसम शुरू हो जाए और ये अपना इंतखाबात के हवाएं शुरू हो जाए तो देखें फिर यही आसफा जलसे करेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिलावल से खौफजदा है। आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि आसफा को जो है पंजाब से किसी हल्के से प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं छोटे छोटे शॉर्ट कमेंट्स चाह रहा हूँ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो गए, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ शुरू हो गया, थोड़ा सा मैं इस पे चाह रहा हूँ कि जरा रोशनी डालिए कि क्या हो रहा है। ये राणा साहब देखिए कि तमाम जमातों के अंदर खास तौर पर जो 3 बड़ी जमातें हैं उनके अंदर इस हवाले से बल्दियात के हवाले से सरगर्मियाँ जारी हैं। 3 में से भी 2 आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर तो PTI और नून लीग के दरमियान ही ज़्यादा जो मुकाबले हैं वो होंगे। इसी तरह लाहौर के अंदर जो है नून लीग के जो रुकन कौमी असम्बली हैं ख्वाजा सादर फी वो भी उम्मीदवार बन चुके हैं, ख्वाजा अहमद हसान भी उम्मीदवार बन चुके हैं, और भी कई लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं। शुजा-उर-रहमान, मुश्तबा शुजा-उर-रहमान का नाम भी आ रहा है। इसी तरह PTI के अंदर हमाद अजहर, महमूद रशीद और मियाँ असलम इकबाल और दीगर जो लोग हैं उनके नाम आ रहे हैं। बाकी ज़िला के अंदर भी जाएँ तो इसी तरह पार्टियों के अंदर अब इसमें पहले हम देख रहे हैं कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है वो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। राना साहब इसमें देखें ना, ये अब देखें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इन लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्या सिस्टम दे रहा हूँ, मेयर कितना ताकतवर होगा, यानी ये वही इख्तियारात हैं जो आपके न्यूयॉर्क के मेयर के हैं, जो लंदन के मेयर के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये इसलिए बड़े बड़े जगादरी इसमें आ रहे हैं कि वो उन्होंने समझ लिया, सारा पढ़ लिया है कि आगे तो सियासत यही होगी, लोकल मेयर की होगी। और फिर देखें जो मसाइल थे उसको अपना PTI को KP में कि अपने उम्मीदवार यहाँ खड़े हो गए, तो इस दौर में मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा दराड़े हैं, और वो ये कहते हैं कि हम हर बंदा इलेक्शन में खड़ा होगा और ये उनको ये मसाइल सामने पे आएंगे। दी न्यूज़ में ईयर ऑफ मिजरी है, मैं 2 जुमले चाह रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखिए बड़ी बुनियादी सी बात है कि 2021 को इस पूरे अदारिये के अंदर कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मुजालिम है वो अपनी इंतहा पे रहे, और ख़ास तौर पे जो मारवाए अदालत कत्ल हुए हैं वो ख़ास तौर पे काबिल है, जहां लोगों को टारगेटेड किलिंग के साथ जो है ना मारा गया, अदालतों में उनको लाया नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि जो पूरी आलमी कुव्वतें हैं और जो आलमी ताकतें हैं वो मकबूजा कश्मीर के मामले पे जो बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं, वो उससे भी ज़्यादा संगीन मसला है जो भारत वहाँ पर मुजालिम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर कहा गया है कि 2021 जो है मकबूजा कश्मीर के लिए एक बड़ा खौफनाक साल साबित हो रहा है, और जिसमें भारतीय बर्बरियत जो है वो अपनी इंतहा को पहुंची। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। जाते जाते एक बड़ी दिलचस्प खबर शेयर करें। एक सर्वे हुआ
कि ज़्यादा खुश रहने वाले लोग कौन है, जिसमें भारत भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था। दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के मुतालिक ये सर्वे से साबित हुआ कि पाकिस्तानी जो हैं वो खुश रहना चाहते हैं और वो ज़्यादा खुश हैं भारत और अफगानियों के साथ के मुकाबले में। और KPK के जो लोग हैं वो 73% जो लोग हैं वो खुश हैं, बाकी का मिक्सचर पाकिस्तानी 65% जो हैं पाकिस्तानी खुश रहते हैं। बड़ी खुशगवार अलामत है इस बात की कि जितना मर्जी मुश्किल हालात हो, दुनिया जितनी मर्जी पाकिस्तान के गिर्द साजिशों का जाल बुन ले, जितने मर्जी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग इस मुल्क के वसाइल को लूट लें, इस गरीब अवाम के को इम्तहान में डालें, लेकिन हमें खुश रहना आता है। वो अहमद फराज का कहीं शेर था कि ये मोहब्बत है, अतात है कि चाहत है फराज, हम तो खुश हैं हमें जिस हाल में जैसा रखे, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। कल मुलाकात होगी।